नमस्कार और वेलकम। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। आज हम बीए पार्ट थर्ड में मैक्स वेबर के टॉपिक में सामाजिक क्रिया संबंधी टॉपिक पढ़ेंगे। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया 1947 के अंदर। मैक्स वेबर ने अपनी बुक लिखी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक में वेबर ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए आदर्श प्रारूप पद्धति को अपनाया। आदर्श प्रारूप किसी विषय वस्तु की शोधकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऐसी विशेषताएं हैं जिनका चुनाव स्वयं शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए करता है। एवं इस विषय वस्तु में सभी लक्षणों को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल कुछ ही लक्षणों को सम्मिलित करके उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि उसके संबंध में तार्किक और क्रमबद्ध परिणाम निकाले जा सकें। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ और तार्किकता को स्थान देकर मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में समन्वय करने का प्रयास किया है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के 4 तत्व बताए जाते हैं। पहला कर्ता, जो कि क्रिया को करता है। दूसरा उद्देश्य, जिसके संबंध में क्रिया की जाती है। तीसरा साधन, जिनके सहायता से क्रिया की जाती है। और चौथा परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में क्रिया है वो की जाती है। ये 4 तत्व मिलकर के सामाजिक क्रिया का निर्माण करते हैं। वेबर ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से केवल अर्थपूर्ण क्रियाओं को ही सामाजिक क्रिया कहा जाना चाहिए, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से संबंधित होती है। वेबर से पूर्व में अल्फ्रेड मार्शल ने सामाजिक क्रिया से संबंधित गतिविधि की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, परंतु वेबर ने कहा कि गतिविधि अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखती। जब इस गतिविधि के संपादन में कर्ता किसी अर्थ को निहित करता है गतिविधि के साथ, तो यह गतिविधि अर्थ के साथ संयोजित होकर के सामाजिक क्रिया बनती है। इस गतिविधि जो कि अर्थ के साथ संयोजित होती है, उसमें कर्ता के अर्थ को संदर्भ में इस क्रिया को समझना ही
सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ कहलाता है। जैसा कि दिखाया गया है कि गतिविधि प्लस अर्थ, यानी गतिविधि के साथ अर्थ को संयोजित किया जाता है, तो ये सामाजिक क्रिया कहलाती है। और यदि सामाजिक क्रिया माइनस अर्थ, यानी सामाजिक क्रिया में से अर्थ को हटा दिया जाए, तो केवल वो गतिविधि ही रह जाती है। सामाजिक क्रिया उसमें से नहीं कही जा सकती। यानी गतिविधि के साथ में अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है सामाजिक क्रिया के लिए। वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि उसकी अर्थात सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, सत्ता और नौकरशाही सभी अवधारणाओं का विश्लेषण सामाजिक क्रिया सिद्धांत के आधार पर ही स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रिया में गतिविधि और अर्थ का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक क्रिया की परिभाषा। सामाजिक क्रिया किसे कह सकते हैं? वे सभी व्यवहार जो उद्देश्य से संबंधित हों, सामाजिक क्रिया कहलाते हैं। वेबर ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा कि सामाजिक क्रिया, किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार इस क्रिया में दूसरे व्यक्ति के मनोभावों एवं क्रियाओं का समावेश हो, उन्हीं के अनुसार इनकी गतिविधियां भी निर्धारित हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि कर्ता द्वारा दिया गया व्यक्तिनिष्ठ अर्थ महत्वपूर्ण है और व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार अन्य व्यक्ति के मनोभावों एवं क्रियाओं का समावेश। कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तब होती है जब उसमें कर्ता के द्वारा उस क्रिया को करने वाले व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ के अनुसार दूसरे व्यक्ति के मनोभाव एवं क्रियाओं का समावेश हो जाए और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधियां निर्धारित हो। परिभाषा को और अधिक हम स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल या उदाहरण के माध्यम से हम इस निर्वचनात्मक समझ के ऊपर बात करते हैं, या वेबर ने जर्मन भाषा में इसको वरेस्टन का नाम दिया कि निर्वचनात्मक बोध सामाजिक क्रिया का किस प्रकार से किया जा सकता है। एक बहुत पुराने समय की बात है, कबीले में एक व्यक्ति, बहुत ही डरपोक किस्म का, लड़ाकू किस्म के कबीले होते थे। एक व्यक्ति बहुत डरपोक था, जब भी युद्ध होता था वो छुप जाता था और कबीले के जो लोग थे वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को मार देना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, क्योंकि कबीले में ये कायरता का प्रसार करता है, कायरता फैलती है इसके कारण से।
उसको मारने लगे तो किसी बुज़ुर्ग ने, कबीले के बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, अभी इसको मत मारो, कुछ समय रहने दो, मैं एक युक्ति बताता हूँ। कुछ समय बाद में कबीले पर आक्रमण हुआ, बाहरी कबीले का, और युद्ध छिड़ने पर कहा गया वो व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार छुप गया जाकर के युद्ध से डर के। तो कबीले के बुज़ुर्ग ने कहा कि उसको पकड़ कर लाओ, उसको ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठाओ। उसको पकड़ कर लाया गया, ज़बरदस्ती घोड़े पे बिठाया गया। बोले इसको रस्सियों से बांध दो। रस्सियों से बांध दिया गया और बांध करके घोड़े से उसको रस्सियों के साथ में बांधा गया और घोड़े को जो सामने कबीले ने आक्रमण किया था उसकी सेना की ओर जोर से हाँक दिया गया। अब वो व्यक्ति चिल्लाता चीखता, उसके रास्ते में एक पेड़ आया तो उसकी डाल उसने पकड़नी चाहिए रोकने के लिए, लेकिन वो तेज, घोड़े के तेज वेग के कारण से वो डाल भी टूट गई। सामने जो सेना खड़ी थी आक्रमण के लिए, उसने एक दृश्य देखा कि सामने वाले कबीले से एक ही व्यक्ति, बहुत ही वीर बांका, अपने हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि पेड़ का बहुत सारा बड़ी एक डाली पकड़े हुए तेज गति से चीखता चिल्लाता आ रहा है। और यदि कबीले में एक व्यक्ति ऐसा है तो पता नहीं सारे कैसे होंगे। और सामने वाली सेना डर करके उससे और मैदान छोड़ करके भाग गई। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस कहानी में कि एक क्रिया को जिसके द्वारा किया गया, अर्थात घुड़सवार जिसे घोड़े से बांधा गया था, उसने घोड़ा उसे लेकर के भाग रहा था और उसकी जो क्रिया थी ये, उसका वह जो अर्थ लगा रहा था वो कायरता से जुड़ा हुआ था, अर्थात डर से जुड़ा हुआ था। इसी गतिविधि के तहत वो चीख चिल्ला रहा था। लेकिन सामने वाली सेना ने जो अर्थ लगाया वो एक उसको बहुत ही ज़्यादा वीर समझ करके उस अर्थ को दिया। मतलब दो अर्थ यहाँ पर हमारे सामने दिखाई दिए, एक देखने वाले के द्वारा और एक करने वाले के द्वारा। तो वेबर ने लिखा कि जो क्रिया जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, अर्थात जो व्यक्ति क्रिया को कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा जो अर्थ लगाया जाता है, उसी अर्थ के संबंध में उस क्रिया को समझना सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ वरेस्तन या निर्वचनात्मक बोध कहलाता है। तो हमारे सामने परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार इस क्रिया में दूसरे व्यक्ति के मनोभाव और क्रियाओं का समावेश हो और उसी के अनुसार इनकी गतिविधियां भी निर्धारित हों। तो हम परिभाषा के अंदर ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम उस क्रिया को सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। धन्यवाद।